हाय गाइस, वेलकम बैक। आज अपन बात कर लेने वाला है डोंट बी एवरेज एनी मोर। मतलब कि टॉपर लोग क्या डिफरेंट करते हैं ताकि वो एवरेज नहीं रहते हैं और एक अपनी अलग ही भीड़ से अलग निकल के आ जाते हैं। तो जैसे तुम्हारे मार्क्स अभी आ रहे होंगे 130 120 100 करीब, और टॉपर लोग कैसे क्या करते हैं कि वो 160 170 ईजिली अपना गेन कर रहे हैं। जैसे डिस्क्लेमर दे दूँ यार सबसे पहले तो तुमको मैं कि अगर तुमने एक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस तो तुम्हारा कंप्लीट होना ही चाहिए, जैसे मैथ्स और इंग्लिश हो गया। रीजनिंग को लोग इतना ज़्यादा गिनते नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और जीके के जो मेजर टॉपिक्स हैं उनके तुम्हारा आइडिया है थोड़ा बहुत, तो तुम ये वीडियो देख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। अब बात ये है ना कि यार कुछ लोग होते हैं कि जो एवरेज बन के ही रह जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल के एक टॉपर की कैटेगरी में आ जाते हैं विथ लेस एफर्ट्स। देखो कहाँ कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है मैं बता देता हूँ। यूनिट डिजिट्स का यूजेज, यहाँ पे क्या होता है कि कई क्वेश्चन होते हैं जैसे कि 131 इंटू 1331, इसको 121 ले लो और यहाँ पे 169 ले लो। अब इसमें पूछ लिया कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो टॉपर बंदा क्या करेगा, वो यहाँ से 11 लेगा, यहाँ से कितना लेगा, 11 का क्यूब लेगा, थर्ड रूट आएगा इसका, तो यहाँ से 13 आएगा। यहाँ से अपन देखेंगे तो 3 आएगा यूनिट डिजिट पे बात करेंगे अपन। अपने को पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई मतलब नहीं है, तो जिस ऑप्शन में भी 3 दिखेगा वो यहाँ से मार्क करके निकल लेगा सीधा सीधा। और जो एवरेज बच्चा होगा वो पूरा सॉल्व करेगा इसको, ये थर्ड रूट है, ठीक है। और जैसे 9 और 11 के मल्टीपल, ये अपने जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा काम आता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुमको पूछ लेगा कि ये बड़े बड़े नंबर दे देगा, और उसमें क्या है कि तुमको 11 का मल्टीपल देखना है। वॉल्यूम पूछा है तो उसमें 11 का मल्टीपल देख के मार्क कर दोगे, कोई इशू नहीं है उसमें, 20 सेकंड में तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है। अब बात करते हैं अपन, जैसे कि कई बार कैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक्स की वैल्यू पूछ ली, मगर उसने फाइनल में जाके पूछा कि 2x की क्या वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू वगैरह कुछ निकलवाई उसने, उसके बाद एंड में जाके उसने 2x की वैल्यू पूछ ली और अपन ने एक्स में निकाला 4 अपन, और ऑप्शन में है 8 15 और 20, ठीक है। अपन 4 मार्क करके भाग लेते हैं। वहीं टॉपर क्या करता है कि वो 2 सेकंड पॉज लेता है, यहाँ पे चेक करता है कि उसने पूछा क्या है, 2 सेकंड रुकता है वो हर क्वेश्चन में, मैथ्स के तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके बाद वो मार्क करता है 8, और वो सही हो जाता है और आप एवरेज बच्चे हो तो आप गलत हो जाते हो। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगर तुम इन चीज़ों का ध्यान रखने लग जाओगे तुम भी अपना मार्क्स को इंक्रीज करोगे। अब बीइंग एवरेज, तुम एवरेज रह क्यों रहे हो, उसका मेन रीज़न ये भी है कि यार तुम टॉपिक से भाग रहे हो। मतलब तुमको एक टॉपिक लगा, मान लो एवरेज, या फिर एवरेज के छोड़ के अपना इंस्टॉलमेंट तुमको हार्ड लगा, तुम क्या करोगे, सोचते हैं कि एक ही तो क्वेश्चन आएगा और तुम उसको छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। ये स्ट्रेटजी तब तक ठीक है जब तक आपका टाइम आपके पास नहीं है। अगर आपके पास टाइम भी है, जैसे 1 महीना है, आप अभी इंस्टॉलमेंट और रेस कर लोगे तो कोई इशू नहीं है अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है पूरा, क्योंकि इनसे श्योरिटी है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही। रेस का तो क्वेश्चन आता ही है, प्री में कहीं ना कहीं शीर्षक में आएगा ही क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स तुम सीख लोगे, फॉर्मूले वगैरह याद कर लोगे, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। तो अगर तुम ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो तुम फिर वही एवरेज की कैटेगरी में चले जा रहे हो बार बार, उससे तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो एवरेज से उठ के आपको टॉपर कैटेगरी में आने के लिए ये सब करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि यार ठीक है, टॉपर की कैटेगरी में आना पड़ेगा तो अपने को एनालिसिस भी तो अच्छा से करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, देखते ही कि हाँ ये बड़ा क्वेश्चन है, ये मेरे से नहीं होगा, ये टॉपिक मेरा इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है। कुछ रॉन्ग भी कर दोगे तुम क्वेश्चन, और कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा क्रिएट, क्योंकि ये तुमको टॉपिक में दिक्कत है, ठीक है। इनको तो तुम पढ़ोगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टॉलमेंट मान लो, रेस मान लो, जैसे इसको रॉन्ग में तुमने पढ़ा हुआ है मगर तुमने गलती कर दी कहीं पे, कि फॉर्मूला था x/2 पाई स्क्वायर बाय r, ऐसा कुछ था, तुमने 2x² बाय 2 पाई r² ऐसा कुछ कर दिया। मतलब कि θ/2 निकालना था, तुमने 2θ निकाल दिया। ये सब चीज़ें होती है, तो ये अगर फॉर्मूला तुम्हारा अच्छे से याद नहीं है तो उस चीज़ को रिवाइज करो, क्योंकि तुमको ये सब चीज़ें आती हैं मगर तुम्हारे रिवीजन की वजह से दिक्कत हो गई यहाँ पे। तो रिवीजन भी बहुत मेजर फैक्टर है।
और सिली मिस्टेक्स, मान लो उसने पूछा था x, तुमने निकाल दिया 2x, पूछा था 2x, तुमने निकाल दिया x। इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है। और मल्टीप्लाई करके जैसा 2 × 12/4 निकालना था, तुमने 12 × 4 कर दिया, और मतलब कि कुछ तरीके से तुमने सिली मिस्टेक्स कर दी देखा जाए तो। यही जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है सिली मिस्टेक, इसको तो तुमको नोट डाउन करके रख लेना है कॉपी में कि मैं कौन से टाइप की सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। कभी मैं क्वेश्चन में पूछा था 2x, मैं x निकाल के मार्क कर दिया उसको। कभी मल्टीप्लिकेशन पूछा था, मैं डिवाइड कर दिया क्वेश्चन में उसको। ये चीज़ होती है। 2 से मल्टीप्लाई करना था, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो सिंपलेस्ट पूछा था, मैं उसको मल्टीप्लाई बाय कुछ करके आंसर निकाल दिया। और बात करें कि यार एनालिसिस करने के लिए तो अपने को टेस्ट तो देने पड़ेंगे, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है। और ये कीवर्ड लगाओगे तो तुमको थोड़ा तो मतलब फ़र्क पड़ेगा, 50-60 रुपये तुमको कम पड़ जाएगा। टेक्स्ट बुक ही मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, बात यहाँ पे आती है, क्योंकि मैंने खुद ने टेक्स्ट बुक से मॉक्स दिए हैं, सेक्शनल मॉक्स, फुल मॉक्स, और अपने कौन से चैप्टर वाइज मॉक्स और प्रीवियस ईयर मॉक्स। ये 4 चीज़ें। प्रीवियस ईयर मॉक्स कम्प्लीटली मस्ट है तुम्हारे लिए, कुछ नहीं कर रहे हो तो ये तो करो ही करो। चैप्टर वाइज मॉक्स से तुमको वीक एरियाज पता लग जाएंगे, फुल मॉक्स से तुम्हारे को एक्चुअल रियलिटी पता लगेगी तुम कहाँ पानी में कितने हो। सेक्शनल मॉक्स से तुम्हारी स्पीड गेन होगी, तुम्हारी स्पीड जो फैक्टर है, तुमको अगर लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत कम है, तो वो सेक्शनल मॉक्स हो गई, उनसे तुमको पता लगेगा कि तुम्हारे एक्चुअल में कहाँ वीक पड़ रहे हो तुम। अब बात करें कि यार कि टेक्स्ट बुक को यूज़ कैसे करना है। टेक्स्ट बुक को यार ऐसे यूज़ करो कि वहाँ से मॉक टेस्ट दिया, मार्क्स का इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ तुमको, सिर्फ तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, ये मॉक दिया मैंने, यहाँ से मेरी क्या क्या गलती हुई उनका पता करा, उनको नोट डाउन करा, सिली मिस्टेक्स करी तो कोई कॉपी में, कि अगले मॉक में देने से पहले मेरे को ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, वो पढ़ लिया और नेक्स्ट मॉक दिया एनालिसिस करने के बाद। रीजनिंग में फिगर रोटेशन के जैसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एक टॉपर बच्चे से। कैसे? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस फिगर को इतना 120 रोटेट किया, फिर 90 क्लॉकवाइज रोटेट किया। ठीक है, ये क्वेश्चन हर कोई बना लेता है, चाहे वो एवरेज बच्चा हो टॉपर बच्चा हो। यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है कि क्वेश्चन फिगर को में अपने को फिगर बनाना है, तो ऑप्शन फिगर, कौन से ऑप्शन फिगर को घुमाए कि वो क्वेश्चन फिगर बन जाए। तो इसमें तुमको क्वेश्चन आगे से नहीं पढ़ने के बजाय पीछे से पढ़ना होता है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज बोला था, तो 45 डिग्री तुमको क्वेश्चन फिगर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है, ऐसे करना होता है। सिग्मा अकेडमी वाले हेमंत सर हैं, वो तुमको और अच्छे से डेप्थ में बताएंगे कि ये चीज़ें कैसे होती है। ये मतलब एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, उनके चैनल पे पढ़े हुए हैं, तो बाकी काफ़ी सही बता रखा है इन्होंने। अब रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो तुम छोड़ देते हो, कैलेंडर हो गया अपना, क्लॉक हो गया, मतलब ये टॉपिक देखा जाए ना बहुत ईजी टॉपिक है। 144 इसका कोड है, 025036 146। ये कोड याद करना, 2-3 कोड याद करने, कैलेंडर आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। यूट्यूब पे एक 5 मिनट की वीडियो है, मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से सीख लेना। क्लॉक में डायरेक्ट फार्मूला लगाओ ये वाला, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तुम अगर चीज़ों से डरोगे तो ग्रोथ होना मुश्किल है, क्योंकि तुमको कुछ चीज़ें ऐसा कॉम्प्लेक्स करके दिखाई जाती है ताकि वो डिफरेंस क्रिएट होता रहे और तुम डरते रहो। अब बात आती है अपने जीके की। देखो तुम्हारा मैथ्स रीजनिंग का तो मैंने बता दिया, बात आती है अपने जीके पे। जीके में यार तुमको श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है कि तुम्हारे इतने नंबर आ जाएंगे जीके में, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग में तुम अच्छे से अच्छा कर लोगे, तुम्हारी श्योरिटी बन जाएगी थोड़ी बहुत, तो मतलब 1-2 क्वेश्चन नहीं हो तुम्हारे से, मगर जीके में कुछ श्योरिटी नहीं ले सकते आप। जीके में बस यही है कि आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उसके लिए अपनी पिनेकल बुक आती है, उस पिनेकल बुक को उठाओ, क्योंकि ये पिनेकल जीके के लिए तो मस्ट है। वहाँ से पता करो लास्ट 2 साल में अपने CGL, CHSL, CP और MTS कौन से टॉपिक्स के कितने क्वेश्चन है। जैसे सेंसस हो गया अपना, पॉलिटी में अपने आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, मिडिवल हिस्ट्री हो गई, इनमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, उस टॉपिक को सबसे पहले करो। प्रायोरिटी अपना जीके में करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स पढ़े जा रहे हो, उसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आएगा और वो भी अगर टेढ़ा मेढ़ा आ गया तो वो तुम कर नहीं पाओगे। तो चीज़ें वैसे उठाओ जो तुम कर सको कम टाइम में। अब तो वैसे भी 1 महीना बचा है, तो तुम्हारे पास कम टाइम है, तो जीके में तुमको
करंट की बजाय अपने जो रिलेवेंट टॉपिक है, जैसे कि जो आता ही आता है, सेंसस हो गए, स्कीम्स हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गए वगैरह वगैरह, जो भी हैं तुम खुद अपने लेवल पे एनालिसिस करो और ये चीज़ एनालिसिस करके इम्प्लीमेंट करो कि प्रायोरिटी ये है, इसको पहले करना है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैसेज करो मेरे को, और कोई पर्सनल डाउट है तो यहाँ पे पूछ लेना, कोई इशू नहीं है मेरे को। लॉन्ग पैरास में मत करना है मैसेज, 1 लाइन के फॉर्मेट में करोगे तो ज़्यादा ठीक है, मैं जल्दी से जल्द रिप्लाई दे भी दूंगा, कोई इशू नहीं है उसका। तो लॉन्ग पैरास में करने में मेरे को क्या दिक्कत है कि मेरे को पढ़ने में बहुत जोर आता है फिर ऐसे कि लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने में। डायरेक्ट टू द पॉइंट अपन बात करें तो बहुत सही है। बात कर लेते हैं हम इंग्लिश वोकैब में। भैया इंग्लिश वोकैब में कितनी करें? देखो इंग्लिश में यार वोकैब ही डिफ्रेंशिएटर होता है, क्योंकि रीडिंग तो ठीक है कर लेंगे बच्चे, कोई इधर उधर गलती हो गई तो वो हो जाएगी, मगर अपना ग्रामर भी सब करते ही हैं, मगर जो वोकैब वो कितनी करनी चाहिए? देखो देखा जाए ना तो CGL 21, 22 और 23 इसकी वोकैब कर लो, CPO 22, 21, 23, 24, CHSL में भी इतना, और सिलेक्शन पोस्ट की अभी वाली, मतलब अभी जो 3 एग्जाम है उनकी तो करनी है तुमको, मस्ट है मतलब। बाकी 2 साल पीछे चले जाओ या फिर 3 साल पीछे चले जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है, 2 साल तो कम से कम जाना ही है, ठीक है। इतनी वोकैब कर रहे हो तो मोर देन इनफ है, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वोकैब में, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा करना ही है तो मैं मना करूँगा मत करो तुम, क्योंकि इतना तो काफ़ी है, मतलब यार इससे ज़्यादा तो और क्या ही लोगे। और सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि हम वो कैब रटते ना, वो कैब से इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं होगा, बस 2-3 साल की वो कैब कर दो, काम खत्म। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वरना तो कोई इशू नहीं है। और बाकी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको वीडियो दिख रही है, अगर रिलेवेंट हो और आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो तो क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।